अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। मैं डॉक्टर नीलम गोयल, भारत की परमाणु सहेली, पूरे देश में पानी और बिजली के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ। मैंने डॉक्टरेट किया भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के परमाणु बिजली घरों की कार्यप्रणाली का अध्ययन, इससे संबंधित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। इस विषय पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने मुझे सन 2008 में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग किया परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार, मुंबई, और वहीं से मुझे नाम मिला भारत की परमाणु सहेली। उसके बाद में मैं सन 2010 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत थी। और सन 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी आई और पूरे देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों ने काफ़ी विरोध किया। और इस विषय में लोगों का काफ़ी विरोध जब मैंने देखा तो मैंने अपना नौकरी छोड़कर मिशन लिया, लोगों को मैं जागरूक करूँ। और मैंने हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, कई राज्यों में काम किया। अभी मैं गुजरात के लिए काम कर रही हूँ और गुजरात और राजस्थान के कम से कम 3 करोड़ लोगों को जागरूक करने का मैंने बीड़ा उठाया है। क्योंकि पानी और बिजली तो मेन मतलब महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं हमारे लिए, सभी की बहुत ज़रूरतें हैं। तो भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। और आज मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर माउंट आबू में आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम में एज ए विशिष्ट गेस्ट के रूप में मुझे यहाँ इनवाइट किया। और मेरी वैसे पहली मुलाकात, और वैसे भी मैं बहुत साल पहले ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में आई थी, लेकिन इस तरह से मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और इससे पहले मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ था। अभी मैं गुजरात में काम कर रही हूँ, सूरत में वराछा में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वहाँ तृप्ति दीदी हैं जिन्होंने मुझे वहाँ पर एक सेमिनार के लिए इनवाइट किया था। और वहाँ मैंने इसी विषय पर एक सेमिनार वहाँ पर दिया और वहाँ बहुत उन्होंने मेरे को इस विषय में अप्रिशिएट किया। और वहीं से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और यहाँ पर दयाल भाई हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था 1-1.5-2 महीने पहले। और मैं आज यहाँ पर आई और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक ऐसा लगा जैसे मैं कोई दूसरी दुनिया में आई हूँ। एक तो बहुत मतलब एक शांति, और एक यहाँ का जो यूनिफॉर्म है वो एक मन को एक ऐसा फील देता है जैसे किसी मतलब कहते हैं ना कि हम एक दूसरी दुनिया में आए हैं। तो जब मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा, और सुबह जब मैं 5 बजे उठी तो सब लोग यहाँ पर जल्दी उठ जाते हैं, ऐसा भी मैंने देखा। क्योंकि यहाँ पर 7 से 8 मुरली का प्रोग्राम होता है। जिस दिन मैं आई उसके दिन मैंने ये प्रोग्राम भी मैंने अटेंड किया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था और मुझे बहुत अच्छा एक फील हुआ। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी देश दुनिया के लोग आते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर आप बहुत बड़ा काम देश के लिए कर रहे हैं तो आप कहते हैं ना अध्यात्म के साथ विज्ञान, तो हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ यदि हमारा विज्ञान जुड़ जाए तो रियल में जो देश में लोग हैं सबकी एक आस्था होती है अध्यात्म की तरफ, और विज्ञान भी हमें ज़रूरी है। तो अध्यात्म के साथ विज्ञान जुड़ेगा तो रियली देश में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। इसी विषय में आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ उसमें मुझे इनवाइट किया। और कल मेरा एक सेशन भी था, 10-15 मिनट का मुझे समय भी दिया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ पर पूरे भारत के सभी जगह के लोग थे और सब लोगों ने इस विषय को जाना। और उसके बाद उन्होंने जब मुझे फीडबैक दिया तो रियली मुझे ये प्रोग्राम से मुझे ऐसा लगा कि ऐसे प्रोग्राम आने वाले समय में होते रहने चाहिए। और ऐसे लोग जो कुछ हटकर काम कर रहे हैं उनको अपनी विषय, अपनी बात कहने का बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। और जो मैं आपको बात बता रही थी कि मैं पूरे देश में जो पानी और बिजली के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारा भारत एक मतलब कृषि प्रधान देश है। करीबन 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है और गांव के लोगों का जो व्यवसाय है वो खेती और पशुपालन है। और ये दोनों व्यवसायों से उनकी जो इनकम होती है प्रति व्यक्ति, जो आय की हम बात करते हैं, वो बहुत कम है, करीबन 8,000 से लेकर 10,000। जबकि हमारे जो शहरों में लोग रहते हैं वहाँ पर 5 से 6 लाख रुपए। और इस प्रकार से हम पूरा एवरेज भारत की इनकम की बात करें तो मतलब वो बहुत ही मुश्किल से 1.25 लाख रुपए के आसपास आती है। और यही इनकम हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें, फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका, तो वहाँ 7,000 से लेकर 28 लाख रुपए, इवन अमेरिका की 32 लाख रुपए तक आती है।
तो ये जो भारत की जो गाँव की जो इनकम है ये इतनी कम है, और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है कि उनके पास खेती के लिए पानी नहीं है, पशुओं का चारा बहुत महंगा हो गया है। तो इस क्षेत्र में हमें काम करने की बहुत ज़रूरतें हैं। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो नदियों को जोड़ने की योजना है, ये 40-40 साल पुरानी योजना है, लेकिन अभी तक इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हमारी इतनी अहम योजना है नदियों को जोड़ने की, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं तो बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है। तो जहाँ पे बाढ़ आती है वो पूरा पानी हमारा वेस्ट होकर समुद्र में चला जाता है। तो हमें जो पानी हमारा व्यर्थ जा रहा है उस पानी को हमें सूखे में भेजना है वाया नहरों के द्वारा। इस योजना को बोलते हैं नदियों की योजना। लेकिन नदियों की योजना के प्रति भी हमारे देश में एकजुटता की कमी है। बहुत सारे पक्ष और विपक्ष हमारे सामने आते हैं, तो एक पॉजिटिव माहौल नहीं बन पाता। तो मैं इस क्षेत्र में ये काम कर रही हूँ कि लोग इस विषय को जानें और एक मुहिम हमारे देश में शुरू हो कि नदियों के जुड़ने की योजना बहुत ज़रूरी है। आज चाइना में 90% नदियाँ जुड़ गई हैं और भारत में केवल 2%। वहाँ 70 to 80% ट्रांसपोर्टेशन पानी से होता है, हमारे यहाँ केवल 4% होता है। तो नदियाँ जुड़ेगी तो हमारे किसानों को पानी मिलेगा। फिर दूसरा, अभी इसी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। हमारे यहाँ बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ बहुत बारिश होती है, 600 mm होती है, 900 mm होती है, 300 mm तक भी बारिश होती है। तो एक ऐसी योजना है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, जो हर किसान अपने खेत में कर सकता है कि हर खेत में हम जल खेत बना सकते हैं। तो हमने ऐसा एक पूरे भारत में 6.5 लाख गाँव है और हमने एक ग्राम पंचायत को गोद लिया और वहाँ पर हमने 500 जल खेत बनाने का काम हमने शुरू किया और 15 जल खेत हम बना चुके हैं और 15 जल खेतों में पानी भर चुका है। इससे किसान तीनों फसलें लेगा और किसान की जब इनकम बढ़ेगी तो वो उससे बैंकों से लोन लेगा तो वो अपना सोलर प्लांट लगा सकता है। बहुत सारी ऐसी और प्रक्रियाएं कर सकता है जिससे और उसकी इनकम बढ़े। और किसान हमारा जब खुशहाल होगा तो वो अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा घर बनाएगा, अच्छे अपने बच्चों को एजुकेशन देगा, यानी उसका लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो उसका बढ़ेगा। इससे क्या होगा, इंडस्ट्री चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। अब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें चाहिए बिजली। और वैसे भी हमारी बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको हम रोटी, कपड़ा, मकान बोलते हैं, ये तीनों ही चीज़ों का मेन मुख्य आधार है बिजली। क्योंकि अन्न, हम गेहूँ, अगर हम बात करें गेहूँ की, तो वो खेत में उगता है और खेत में पानी को खेत तक पहुंचाने के लिए हमें बिजली के बिना हम उस पानी को खेत तक नहीं पहुंचा पाएंगे और हमें अन्न पैदा नहीं होगा। फिर हम कपड़ों की बात करें तो फैक्ट्रियां को चलाने के लिए हमें बिजली चाहिए। यदि बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, तो हमें कपड़े नहीं मिलेंगे, कपड़ों के बिना भी हम नहीं रह सकते। इसी प्रकार से हम बात करते हैं घर की, क्योंकि हमारी बेसिक आवश्यकता में आता है। तो सीमेंट और लोहे की बात करें तो ये भी हमारा फैक्ट्री में बनता है, उसको चलाने के लिए भी हमें बिजली चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली। और जब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजली का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिजली हमें मिलती किस किस से है। तो इस क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने 100 से 150 सालों में इतना कार्बन का एमिशन किया, कार्बन का एमिशन किया कि हमारा पूरा ग्लोबल वार्मिंग का इशू हमारे सामने खड़ा हो गया। हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे हमारा पूरा एक सिस्टम जो है वो पूरा गड़बड़ा गया। तो कहीं तेज बारिश, कहीं बाढ़, कहीं सूखा। तो अब बात आती है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, इसका जो मेन रीज़न है वो है कार्बन। और कार्बन का मेन जो रीज़न है वो है बिजली में 70% पार्ट कोयले का होना। मतलब हमने ऑयल, कोल और गैस का इतना यूज़ किया कि उसे हमें धीरे धीरे हमें कम करना होगा। अब बात आती है कि कोयले की जगह कौन लेगा, ये सोर्स हमारे सामने होना चाहिए। और वो सोर्स ऐसा होना चाहिए जो भारत का खुद का हो, जो सस्ता भी हो और जो कार्बन एमिट भी ना कर सके। तो हमारे पास एक सोर्स आता है, जैसे हम सबके दिमाग में आता है सोलर एनर्जी। लेकिन हम सोलर की बात करें तो हम सोलर से दिन में बिजली बना सकते हैं, रात में और बरसात में नहीं बना सकते। यानी उससे हम घरेलू डिमांड पूरी कर सकेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं चला सकते। इसी प्रकार से पानी से और हवा से भी हम लिमिटेड मात्रा में बिजली बना सकते हैं। लेकिन कोयले की जगह लेने वाला सोर्स वो कौन सा है? वो है हमारे पास में परमाणु ऊर्जा। और हमारे देश में पूरे विश्व का 85% परमाणु ईंधन अकेले भारत के पास है। लेकिन परमाणु का नाम आते ही एक नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में आती है, परमाणु बम। और हमारे देश में अक्सर जब भी परमाणु ऊर्जा की बात आती है, लोगों का एक नेगेटिव माहौल पैदा हो जाता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ये योजनाएं हमारी हमेशा से ही 10-10 साल, 15-15 साल लोगों के विरोधों में
चलती रहती हैं। तो हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है परमाणु ऊर्जा की, क्योंकि हमारे पास पूरे विश्व का 85% परमाणु ईंधन है। जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, हम पूरा मतलब पूरी जितना भी हमारे पास भारतीय जो पैसा होता है उसका 33% जो पैसा है वो हमारा कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब खरीदने में चला जाता है। तो अगर हम परमाणु ऊर्जा को यदि सपोर्ट करेंगे, परमाणु ऊर्जा को यदि प्रमोट करेंगे, परमाणु ऊर्जा से देश में बिजली बनती है, तो हमें परमाणु ऊर्जा हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, हमें कोयला बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल का सॉल्यूशन भी इसके अंदर है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से बिजली नहीं बनती, साथ में पेट्रोल और डीजल का जो अल्टरनेट है हाइड्रोजन ऊर्जा वो भी हमें प्राप्त होगी। क्योंकि आने वाले समय में हम पेट्रोल और डीजल का भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास है भी नहीं, और पॉल्यूशन का भी हमारे सामने समस्या है। तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास में हाइड्रोजन ऊर्जा बहुत बड़ा विकल्प है, और हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पानी में से हाइड्रोजन को अलग करना होगा। और उसके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में एक ऐसी ताकत की ज़रूरत है, ऐसी शक्ति की ज़रूरत है, वो हमें मिलेगी परमाणु ऊर्जा से। तो परमाणु ऊर्जा से बिजली बनेगी, साथ में पेट्रोल डीजल का सब्स्टिट्यूट भी हमें मिलेगा। इस प्रकार से परमाणु ऊर्जा बहुत ही मतलब देश के लिए एक आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला ऐसा एक माध्यम होगा। इस क्षेत्र में लोगों के मन में दो एक मिथ्स आते हैं, वो भी मैं इस माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ। लोगों के मन में आता है कि परमाणु मतलब परमाणु बम। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी, हमको इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं जैसे एक माचिस की तीली, और माचिस की तीली से हम भगवान जी का दिया जलाते हैं, गैस जलाते हैं, और एक होता है माचिस की तीली पे होता है बारूद, और एक होता है बारूद का गोला। तो कभी भी माचिस की तीली बारूद का गोला नहीं बन सकती, ये हमें समझना होगा। और उसी प्रकार से परमाणु बिजली घर मतलब माचिस की तीली, परमाणु बम मतलब बारूद का गोला। तो कभी भी परमाणु बिजली घर परमाणु बम नहीं बन सकता, जिस प्रकार से माचिस की तीली बारूद का गोला नहीं बन सकती। ये बात हमें समझनी होगी, पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी, लोगों के मन में आता है रेडिएशन का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको प्रकृति से भी रेडिएशन मिलता है। हम जो खाना खाते हैं, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, हम सूर्य की रोशनी हमें मिलती है, यानी हमें प्रकृति से 240 मिलीरैम की रेडिएशन डोज मिलती है। हम एक बार का एक्सरे कराते हैं, उससे 20 मिलीरैम की रेडिएशन डोज मिलती है। हम सिटी स्कैन कराते हैं, उससे 20,000 मिलीरैम की रेडिएशन डोज मिलती है। हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि परमाणु बिजली घर से कितना मिलती है। तो परमाणु बिजली घर से मिलती है केवल 2 मिलीरैम। तो जब हमें 240 से कुछ नहीं हुआ, जब हम रोज लेते हैं 20 से कुछ नहीं हुआ, 20,000 से कुछ नहीं हुआ, तो हमें 2 से क्या होगा। तो ये सच्चाई लोगों के दिमाग में बैठनी चाहिए और लोग इसको समझने चाहिए। तो ये लोगों के मन में जो मिथ्स हैं उनको दूर करने का मैं प्रयास कर रही हूँ, और मैंने प्रयास चालू कर दिए हैं। और इसको एक ऐसा मैंने नाम दिया है कि मतलब कहते हैं ना कि परमाणु बिजली घर, इसको नाम दिया है स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर, जो आने वाले समय में छोटे छोटे रिएक्टर होंगे। और ये ऐसा एक विकास का ताला है जिसकी 5 चाबियां हैं: शासन, प्रशासन, जनता, उद्योगपति और जुडिशरी। ये 5 चाबियां एक साथ इस ताले में लगेगी तो ये ताला खुलेगा। और ये चाबियां जब लगेगी जब एक माहौल बनेगा। और माहौल कौन बना सकता है? जो सरकारी नहीं हो, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो, और जो निष्पक्ष हो। तो परमाणु शैली एक ऐसा माध्यम है सरकार और जनता के बीच में, जो सरकारी नहीं है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, जो निष्पक्ष काम कर रही है, जिसको नॉलेज भी है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने जा रही हूँ कि भारत को पानी और बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कैसे आत्मनिर्भरता मिले। और उसके लिए हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, और प्रजातांत्रिक देश में प्रजा अगर पूरे पॉजिटिव माहौल के साथ में किसी भी योजना का सपोर्ट करती है तो हमारी योजनाएं होती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से हम एक माहौल पॉजिटिव बनाएं। और आज जो ब्रह्मा कुमारी का जो प्लेटफॉर्म है, ये मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये ज्ञान के साथ साथ, ये जो कहते हैं ना अध्यात्म के साथ साथ, इस ज्ञान को हम इस माध्यम से फैलाएं तो पूरे देश में, पूरे विदेश में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। क्योंकि सब लोगों का एक विश्वास और एक सम्मान जो लोगों के मन में है ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से। तो मैं बहुत अपने आप को थैंकफुल महसूस करती हूँ कि मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया, और आज हम इतने बड़ा काम आपके माध्यम से हम पूरे देश में हम फैला सकते हैं। मैं सभी लोगों का इसमें सभी लोगों का ब्रह्मा कुमारी का एक आशीर्वाद चाहूँगी, और 4 लाइनें बोलना चाहूँगी। क्यों कोई उस राह को चुने, क्यों कोई उस राह को चुने जिसमें द्वेष व ईर्ष्या की कमी ही नहीं। क्यों कोई उस राह पर चले जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर, आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर जिसकी सृजन की गति कभी थमे ही नहीं, जिसकी सृजन की गति कभी थमे ही नहीं। ओम शांति।